महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के BA भाग द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र के सभी नियमित विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। साथ में जो हिंदी साहित्य से नेट सेट MA स्कूल लेक्चर कॉलेज प्रोफेसर आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए मैं रीतिकाल के प्रमुख कवि देव कवि के रूप तरंग शीर्षक के कुछ दोहे, कुछ छंद जो कवित्व और सव्या छंद में हैं, ब्रजभाषा में हैं, लेकर आया हूँ। तो हम उन्हीं छंदों की व्याख्या और भावार्थों को समझते हैं। सबसे पहला छंद है गोकुल में राधा का आगमन से संबंधित कि गोकुल में राधा जब प्रवेश करती है तो गोकुल की शोभा कैसे बढ़ जाती है, उसी का चमत्कारी वर्णन इस छंद में किया गया है। ये कवित छंद है, ब्रजभाषा है। कवि कहता है, देव कवि, आई बरसाने ते बुलाई ब्रश भानु सुता निरख प्रभात प्रभा भानु की अथे गई चक चक वान को चुकाए चक चोटन सो चकित चकोर चक चौंदी सो चके गई नंद जू के नैनन आनंदमयी नंद जू के मंदिर न चंदमयी छई गई कंजन कलिनमयी कुंजन अलिनमयी गोकुल की गलिन नलिनमयी कई गई। गोकुल की गलिन नलिनमयी है हो गई। ये कवित छंद है और ये कवि देव के रूप तरंग शीर्षक से उद्धृत है। इसमें गोकुल में राधा के आगमन से जो शोभा वृद्धि हुई है, जो सुंदरता बढ़ी है, उसी का चमत्कारी वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करता है कि बरसाने के राजा ब्रजभानु की पुत्री राधा बुलाए जाने पर गोकुल आई बरसाने ते बुलाई ब्रजभानु सुता और निरख प्रभात प्रभा भानु की हथे गई। तब राधा की रूप कांति को देखकर प्रभात कालीन सूर्य की प्रभा भी अस्त हो गई, अर्थात राधा के रूप लावण्य रूप सौंदर्य के समक्ष फीकी पड़ गई। चक चक वान को चुकाए चक चोटन सो और चकित चकवों के चमत्कृत नेत्रों के बार बार खोलने और बंद करने की चोटों से चकोर चौंक गए तथा वहाँ पर चौका चौंध सी होने लगी। चकित चकोर चक चौंधी सो चके गई। नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के नेत्रों में राधा ने आनंद का संचार कर दिया। नंद जू के आनंदमयी नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के नेत्रों में राधा ने आनंद का संचार कर दिया और नंद जू के मंदिर न चंदमयी छई गई और नंद का महल चंद्रमा की चांदनी अर्थात सुंदर कांति से भर गया। नंद जू के मंदिर न चंदमयी छई गई कंजन कलिनमयी कुंजन अलिनमयी। राधिका के मुख चंद्र ने कमलों को मुकुलित कर दिया। कमलों पर भ्रमरों के झुंड मंडराने लगे जिससे प्रचुर गुंजार होने लगा। गोकुल की गलिन नलिनमयी है हो गई और राधा के आगमन से गोकुल की गली गली कमलों मुख कमलों से व्याप्त हो गई, अर्थात चारों तरफ मुख रूपी कमल दिखाई देने लगे। तो ये था राधा के रूप लावण्य रूप सौंदर्य का अनुपम उदाहरण देकर उनके नेत्रों की चोट से चकोरों के चकित होने का वर्णन अति चमत्कारपूर्ण हुआ है। राधा का मुख चंद्रमा है जिससे नवयुवती गोपियों के मुख कमलों का विकास होने से गोकुल की गलियां कमलमयी हो गई, नलिनमयी हो गई। इस छंद में अनुप्रास, यमक, रूपक एवं अतिशयोक्ति अलंकार है। मनन कवित की गति अति प्रशस्य है, ब्रजभाषा है। अगला छंद है, ये भी कवित छंद है और इसमें भी राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन है। जब राजा स्नान करने के बाद निकलती है तब उसके रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें कवि ने इस प्रकार किया है।
पीत रंग सारी गोरे अंग मिल गई देव श्री फल उरोज आभा आभा से अधिक सी छूटी अलकनी छलकनी जल बूंदन न की बिना बेंदी बंदन बदन शोभा बिकस तजी तजी कुंज पुंज ऊपर मधुप गुंज गुंज रत मंजू रव बोले बाल पिकसी निबी उकसाई नेकु नयन हसाई हसी ससी मुखी सकुच सरोवरते निकसी। इसमें राधा के सरोवर से स्नान करने के बाद बाहर आने का पारदर्शी चित्र वर्णित किया गया है। इसमें कवि देव कहते हैं कि स्नान करने से नायिका के गोरे अंग पर पीली साड़ी एकदम चिपक कर तदाकार हो गई। उस पर श्रीफल के समान उभरे हुए स्तनों की शोभा और भी अधिक या स्पष्टता आभासित होने लगी। पीत रंग सारी गोरे अंग मिल गई देव श्रीफल उरोज आभा आभा से अधिक सी अछूटी अलकनी छलकनी जल बूंदन की। उस नायिका राधा के केसों से जल की बूंदें झलक रही थी या गिर रही थी। उस दिशा में बिना बिंदी एवं बिना कुमकुम के भी उसका शरीर या मुख अधिक शोभित होने लगा। बिना बेंदी बंदन बदन शोभा विकसी। उस दशा में बिना बिंदी एवं बिना कुमकुम के भी उसका शरीर या मुख अधिक शोभित होने लगा। तजी तजी कुंज पुंज ऊपर मधुप गुंज, तब ऐसा लग रहा था कि कमलों को छोड़कर भ्रमरों के समूह उसके मुख कमल पर मंडराने लगे हैं और उसके मुख से निकली कोयल की सी मधुर ध्वनि उन भ्रमरों का मधुर गुंजार है। गुंजरत मंजू रवे बोले बाल पिकसी नीबी युक्साई। वे नायिका अपने अधोवस्त्र साड़ी की गांठ को थोड़ा सा ऊपर सरका कर नेकु नैन हंसाई, नेत्रों को नचाती हुई हंसी या मंद मुस्कुराती हुई। शशि मुखी सकुच सरोवर ते निकसी, कुछ सकचाती हुई सरोवर से बाहर निकलती है। चंद्रमा के मुख के समान व राधा कुछ सुकचाती हुई सरोवर या तालाब से बाहर निकलती है। उसी के रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें कवि ने किया है। नायिका का मुख कमल के समान सुंदर मुख, उस पर लटकी हुई लटें, भ्रमरों का झुंड, या मुख से निकली पतली मधुर ध्वनि भ्रमरों की गुंजार बताकर कवि ने सुंदर रूपक उपस्थित किया है। स्नान करने से गीले गोरे शरीर पर गीली साड़ी चिपकने से भी सभी अंग सुंदर सुस्पष्ट दिखाई देने लगे। उसके उरोजों की आभा भी स्पष्ट झलकने लगी। कवि ने सुंदर शब्द चित्र उपस्थित किया है। इस छंद में अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का चमत्कारी प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रसानुरूप रूप छवि वर्णन अति आकर्षक है और मरण कवित छंद है और ब्रज भाषा। इस प्रकार अगला छंद है जो सवैया छंद है। माखन सो मन दूध सो जौवन है, दधित अधिक और ईठी, जा छवि आगे छपा कर छाछ बिलोक सुधा वसुधा सब सीठी, नैनन नेह चुवे कवि देव बुझावती बैन वियोग अंगीठी, ऐसी रसीली अहीरी अहे भला क्यों न लगे मन मोहन मीठी। ये भी कवि देव द्वारा विरचित रूप तरंग शीर्षक से उद्धृत पद्यांश है। इसमें नायिका का रूप यौवन अत्यंत आकर्षक एवं श्री कृष्ण को आसक्त रखने वाला बताया गया है। कवि देव इसमें कहते हैं कि उस ग्वालिनी नायिका राधा का मन तो मक्खन के समान सुकोमल और यौवन दूध के समान मधुर उज्ज्वल है। माखन सो मन और दूध सो यौवन। उसका हृदय दही से भी अधिक रुचिशील एवं अभिष्ट है। दधी ते अधिक उर ईठी।
उसकी रुचि, उसकी रूप छवि के आगे चंद्रमा एकदम तुच्छ छाछ सा लगता है। जा छवि आगे छपाकर यानी चांद, चंद्रमा, छाछ बिलोक सुधा वसुधा सब सीठी। उसकी रूप छवि के आगे चंद्रमा एकदम तुच्छ छाछ सा लगता है तथा उसके सम्मुख अमृत एवं धरती का अन्य सब रस फीका लगता है। सीठी यानी फीका। नैनन नेह चुवे कवि देव बुझावती बेन वियोग अंगीठी। कवि देव कहते हैं कि उसके नेत्रों से स्नेह या प्रेम की वर्षा होती रहती है। नैनन नेह चुवे कवि देव बुझावती बेन वियोग अंगीठी, और उसकी मधुर सरस वाणी वियोग रूपी आग को बुझा देती है। ऐसी रसीली अहीर अहे भला क्यों न लगे मनमोहन मीठी। तो वह मनमोहन कृष्ण को क्यों अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह वह ग्वालिनी जब इतनी रसीली है, रूप रस से भरी हुई, तो वह मनमोहन श्री कृष्ण को अच्छी क्यों नहीं लगेगी। अर्थात अवश्य ही रसिक श्री कृष्ण उस पर आसक्त हो जाएंगे या हो गए हैं। इसमें रूप छवि के लिए नए उपमान दिए गए हैं। अहिरी को रसीली बताते हुए आह्लाद की वंदना हुई है। नेत्रों से प्रेम की वर्षा होने से वियोग हुई अंगीठी बुझ जाएगी। इस तरह संयोग श्रृंगार का निरूपण किया गया है। इस छंद में अनुप्रास, उपमा, व्यतिरेक एवं आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। शैवा छंद की गति अति उचित है। ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अगला छंद है जो भी सवैया छंद है। कंज सो आनन खंजन शो द्रग या मनरंजन भूले न बोऊ, ताम रसो नलीनो सरीसो अली होई नहीं तब सो चित्त सो, पूर्ण इंदु मनोज सरो चित्ते बिसरो उसरो उन दोऊ, देव जु ओप किंदो अपमान अरे उपमन्य करो कवि कोऊ। कंज सो आनन खंजन सो द्रग। प्रस्तुत पद्यांश भी कवि देव द्वारा विरचित रूप तरंग शीर्षक से लिया गया है। इसमें नायिका के सौंदर्य को अनुपम बताया गया। कवि देव वर्णन करता है कि परंपरा अनुसार नायिका के मुख को कमल तथा नेत्रों को खंजन पक्षी का उपमान देकर प्रत्येक रसिक व्यक्ति मनोरंजन करना नहीं भूलता है। अर्थात कमल और खंजन परंपरा रूप से श्रेष्ठ उपमान माने जाते हैं, परंतु अब इन उपमानों से मनोरंजन नहीं होता है। कंज सो आनन खंजन सो द्रगया मनरंजन भूले ने बोऊ, ताम रसो नलिनो सरसो अली होई नहीं तब सो चित्त सो। हे अली अर्थात मुख कमल पर मंडराने आसक्त रहने वाले नायक, क्या उस नायिका के मुख सौंदर्य के समक्ष कमल और कुमुदनी दोनों को भूल नहीं जाते हो। क्या मुख और नेत्रों के सौंदर्य के समक्ष ये उपमान तुम्हारे चित्त में उचित लगते हैं। अतः अब तुम्हारे चित्त की निष्ठा इनमें पहले जैसी नहीं रह गई है। पूर्ण इंदु मनोज सरो चित्ते बिसरो उसरो उन दोऊ, मन इन्हें भूल गया है। देव कवि कहते हैं आगे कि इसी कारण मुख से इनकी उपमा देना अब उसकी सुंदरता का निरूपण करना नहीं अपितु मुख का अपमान करना है। इसलिए अब कोई कवि सुंदरी के मुख एवं नेत्रों के लिए ऐसी उपमाएं नए दिया करे। देव जु ओप किंधो अपमान अरे उपमान न करो कवि को। इस छंद में नायिका का मुख और नेत्र के सौंदर्य का गत्यात्मक एवं क्षण में नव्यता भव्यता से मंडित रहता है, जबकि कमल एवं कुमुदनी की शोभा कुछ काल बाद क्षीण हो जाती है। अतः उनसे नायिका के मुख और नेत्र की उपमा देना अनुचित है। यही कवि ने अली के माध्यम से नायक से कहा। नायिका का रूप सौंदर्य अनुपम है, उससे नायक आसक्त रहता है। इसमें सवैया छंद है। अनुप्रास, उपमा, यमक और व्यतिरेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है और ब्रजभाषा। और अंतिम छंद आज का जो है वो है
सवय छंद में दूध सुता मधु सिंधु गंभीर ते हीर जुपे नग भीर ले आवई बाल प्रबाल पला मिलके मनि मानिक मोतिन ज्योति लगावई ले रजनीपति बीच बिरामनि दामनि दीप समीप दिखावई जो निज प्यारी उजियारी करे तब प्यारी के दांतन की दुति पावे। प्रस्तुत पद्यांश कवि देव द्वारा रचित रूपतरंग शीर्षक से अवतरित है। इसमें नायिका की दंत कांति की विशिष्टता का वर्णन किया गया है। कवि देव इस छंद में कहते हैं कि दूध के समान अमृत को यदि मधु के गंभीर समुद्र से और पर्वत समूह से हीरा लाया जावे, नया मूंगा का एक हिस्सा यदि मणि माणिक और मोतियों से मिल जावे तथा उससे जो चमक फैले मुख रूपी चंद्रमा के बीच में विराम चिन्ह रूपी होठ शोभित रहे, और यदि बिजली अपनी चकाचौंध करने वाली चमक से कुछ भिन्न अलग रहे, अर्थात बिजली की पीली चमक न रहे, केवल धवल ज्योति रहे, तो वे नायिका के दांतों की कांति की क्षमता कर सकती है। दूध सुधा मधु सिंधु गंभीर ते हीर जुपे नगभीर ले आवे, नगभीर यानी पर्वत समूह, बाल प्रवाल नया मूंगा, पला मिलके मणि मानिक मोतिन ज्योति जगावई, ले रजनीपति, रजनीपति यानी चंद्रमा, बिच विरामणि होठ, दामनी दीप समीप दिखावई, दामनी यानी बिजली की पीली चमक, जो निज न्यारी उजियारी करे तब प्यारी के दांतन की दुति पा, अर्थात नायिका के दांत एकदम शुभ्र उज्जवल हीरे के समान नए प्रवाल से वेष्टित एवं ओष्ठपुट से आवृत तथा बिजली की ध्वल ज्योति के समान शोभित हो रहे हैं। इस छंद में कवि देव ने नायिका के दांतों की उज्ज्वलता के लिए लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया है। इसमें क्लिष्ट कल्पना भी है, अनुप्रास रूपक उत्प्रेक्षा एवं प्रयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है, सवय छंद है और ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो ये थे कवि देव के रूप तरंग से संबंधित छंद, जिसका भावार्थ एवं व्याख्या हमने यहाँ की। निश्चित रूप से आप लाभान्वित हुएंगे। मैं हनुमान प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना, भरतपुर। धन्यवाद।